हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू iExamBee। आज का आर्टिकल है हेल्पिंग अ लेंडिंग हैंड। ये आरबीआई ने हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए जो मेजर्स लिए हैं उसके बारे में है। इस आर्टिकल को आप अच्छी तरह समझ लेते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लेते हैं तो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये इंग्लिश बोथ ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव, जनरल अवेयरनेस एंड बैंकिंग अवेयरनेस में हेल्प करेगा। नाउ लेट अस सी द आर्टिकल। It says the RBI has infused oxygen into the financial system with a second set of measures announced by the Governor Shakti Kanta Das to combat the lockdown impact on the economy. So जो भी लॉकडाउन की वजह से हमारी इकोनॉमी अफेक्टेड है उसको कॉम्बैट करने के लिए आरबीआई ने कुछ मेजर्स लिए हैं ताकि उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट किया जा सके। कहता है सेकेंड सेट ऑफ मेजर्स। व्हाई इट इज सेकेंड सेट ऑफ मेजर्स? क्योंकि अगर आपको याद होगा मार्च के लास्ट वीक में फर्स्ट सेट ऑफ मेजर्स लिए गए थे जिसके तहत बैंकों को 50,000 करोड़ का TLTRO, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस, 50,000 करोड़ का सैंक्शन किया गया था। व्हाई इट इज टारगेटेड? टारगेटेड वर्ड इसलिए आया क्योंकि ये पर्टिकुलरली कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट के लिए था। ठीक है, ये था पहला सेट। अभी जो सेकंड सेट ऑफ मेजर्स लिए गए हैं उसके बारे में कहते हैं कि ज्यादातर जो मेजर्स लिए गए हैं वो उनका एम है टू मेंटेन लिक्विडिटी इन द मार्केट, जो कि इकोनॉमी का लाइफ ब्लड है। लेकिन कुछ रेगुलेटरी मेजर्स भी, कुछ रेगुलेटरी प्रपोजल्स भी हैं आरबीआई के द्वारा टू मेक लाइफ इजियर फॉर बैंक्स, एनबीएफसीज एंड बोरोअर्स। सो इनका लाइफ इजी होगा तो इसकी ये मार्केट में कैश फ्लो बढ़ेगा और मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी, इकोनॉमी इंप्रूव होगी। ये भी क्लियर है कि आरबीआई अभी जो भी मेजर्स ले रहा है वो उसको ग्राउंड से जो भी फीडबैक मिल रहा है उसके बेसिस पे, जैसे जैसे चीजें इवॉल्व हो रही हैं उसके बेसिस पे ये अपने डिसीजंस ले रहे हैं। साथ ही साथ आरबीआई ने क्लियर किया है कि जो भी करना पड़ेगा मार्केट को इम्प्रूव करने के लिए वो आरबीआई इज रेडी टू डू। और आरबीआई अभी तक भी जनरस रहा है काफी लिक्विडिटी मेंटेनेंस मेजर्स लेने के लिए, और खास करके जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है उसके बाद से। ये भी कहते हैं राइटर कि कंसिक्वेंसेस तो होंगे इकोनॉमी के लिए, लेकिन ये हम बाद में बात करेंगे। द ओवर आर्चिंग ऑब्जेक्टिव नाउ शुड बी टू कीप द इकोनॉमी अफ्लोट। जो अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओवर आर्चिंग मीन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है हमारा वो है कि इकोनॉमी को कैसे अफ्लोट रखा जाए बाय डिप्लॉइंग ऑल द इंस्ट्रूमेंट एट द आरबीआई कमांड। आरबीआई के कमांड में जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, जितने भी वो पॉलिसी चेंजेस करके अपने उन इंस्ट्रूमेंट को यूज करके किस तरह से इकोनॉमी को अफ्लोट रख सकती है उस पर पूरा ध्यान है। साथ ही साथ कहता है कि सेंट्रल बैंक को अपने एक्सपीरियंस से, जो मार्च में इन्होंने TLTRO सैंक्शन किया था बैंकों को, उसके एक्सपीरियंस से उन्होंने सीखा कि बैंक्स जो हैं वो प्रीफर कर रही हैं सिर्फ लार्ज पीएसयूज को ही पैसा देना, वो सेफ खेलना चाह रहे हैं। और वो एमएसएमईज को और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को, एनबीएफसीज को लेंड नहीं कर रही हैं। यू कैन सी हियर when banks prefer to deploy the funds in bonds of PSU and large corporates। So बैंक को TLTRO दिया गया था लेकिन बैंक्स ने अवॉइड किया रिस्क लेना और उन्होंने सिर्फ पीएसयूज और लार्ज कॉर्पोरेट्स को ही लेंड किया। उन्होंने एमएसएमईज और जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस थे या एनबीएफसीज को उन्होंने नहीं लेंड किया। आरबीआई हैज कॉल्ड आउट दिस रिस्क ऑफ एटीट्यूड। सो कॉल्ड आउट यहाँ पे फ्रेजल वर्ब की तरह यूज किया गया है। कॉल्ड आउट जो है इसका मतलब एक तो लिटरल मीनिंग हो गया जोर जोर से शाउट करके चिल्लाना, लेकिन यहाँ पे ये फ्रेजल वर्ब की तरह यूज हुआ है जिसका मतलब है क्रिटिसाइज करना। सो यहाँ पे आरबीआई ने क्रिटिसाइज किया है बैंकों के इस रिस्क ऑफ एटीट्यूड को। रिस्क ऑफ एटीट्यूड को मतलब रिस्क एवर्जन, रिस्क को अवॉइड किया है, रिस्क नहीं लेना चाहा बैंकों ने। सो आरबीआई ने इसको क्रिटिसाइज किया है कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और इस बार जो उन्होंने सेकेंड स्टेप में उन्होंने जो अनाउंस किया है 50,000 करोड़ का TLTRO, सो ये दूसरी बार है। पहली बार इन्होंने मार्च में किया था जिसमें से ज्यादातर पैसा बैंकों ने पीएसयू एंड लार्ज कॉर्पोरेट्स को दे दिया। सो इस बार इन्होंने फिर से अनाउंस किया है 50,000 करोड़ TLTRO। और सारा का सारा उन्होंने इस बार ये कंडीशन लगा दी है अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कि ऑल दिस हैज टू बी इन्वेस्टेड इन बॉन्ड्स एंड पेपर ऑफ एनबीएफसीज एंड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस।
ठीक है। सो अब इस बार जो बैंकों को 50,000 करोड़ का टीएलटीआरओ, जो टीएलटीआरओ है वो क्या है? सो मैंने आपको कई बार इसका फुल फॉर्म भी पूछ देंगे, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। ये आरबीआई जो पैसा देती है एज अ टूल टू इन्हांस द लिक्विडिटी इन द सिस्टम, और ये लॉन्ग टर्म होता है, मतलब 1 to 3 ईयर है। सो और जो अदर टूल्स हैं आरबीआई के पास, एमएसएफ एंड एलएएफ, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी एंड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये बहुत ही शॉर्ट टर्म होता है, 28 डेज का होता है। और आज की डेट में इस लॉकडाउन में एंड कोविड-19 की वजह से जो सिचुएशन पैदा हुई है, उसमें उन दोनों इंस्ट्रूमेंट से काम नहीं चलेगा। इसीलिए टीएलटीआरओ सैंक्शन किया है बैंकों को, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए है, 1 to 3 ईयर है। और इस बार जो इन्होंने दिया है उसको उन्होंने कंडीशन लगा दी है कि ये इस बॉन्ड्स और पेपर्स एनबीएफसी के और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के ही बॉन्ड्स और पेपर्स में इसको बैंक्स इन्वेस्ट करेगी। ठीक है। द रिस्पॉन्स टू द नेक्स्ट राउंड ऑफ टीएलटीआरओ विल बी इंटरेस्टिंग टू वॉच। सिमिलरली बाय रिड्यूसिंग द रिवर्स रेपो रेट, साथ ही साथ इन्होंने रिवर्स रेपो रेट भी 25 बेसिस पॉइंट से घटाकर 3.75% कर दिया है। सो रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट आपका 4% था, अभी आरबीआई ने इसको 3.75% कर दिया है। रिवर्स रेपो रेट वो रेट होता है जो रेट आरबीआई देती है बैंकों को। बैंक जो पैसा आरबीआई में डिपॉजिट करके रखती है और उस पे उनको जो इंटरेस्ट मिलता है, वो है रिवर्स रेपो रेट। ठीक है। तो क्यों कम कर दिया? क्योंकि आरबीआई ने क्या किया, उनको लगा कि अच्छा है 4% मिल रहा है, तो मैं आरबीआई में ही अपना पैसा रख दूं, सेफ है, कोई रिस्क नहीं है। और उन्होंने कोई अपने ऊपर भार नहीं लिया, और ज्यादा पैसा उन्होंने आरबीआई में ही पार्क करके रख दिया। सो आरबीआई ने ये रेट कम कर दिया 0.25% से, ताकि बैंक्स अपना पैसा कहीं और लेंड करें, मार्केट में लेंड करें, जिससे मार्केट में कैश फ्लो इंक्रीज हो, मार्केट में लिक्विडिटी बढ़े। सो कहता है यहाँ पे कि ये अनअट्रैक्टिव बनाने के लिए किया, बैंकों को अनअट्रैक्टिव बनाने के लिए किया, ताकि वो लेजी बैंकिंग ना करें। लेजी बैंकिंग बाई पार्किंग एक्सेस फंड्स विद द सेंट्रल बैंक रादर देन लेंड। सो एज मच एज 6.9 लाख करोड़, क्योंकि एज ऑन 15 अप्रैल, इस आर्टिकल में कहते हैं कि एज ऑन 15 अप्रैल बैंकों ने 6.9 लाख करोड़ रुपया आरबीआई के साथ डिपॉजिट करा हुआ है, आरबीआई के साथ पार्क किया हुआ है। तो होपफुली रिवर्स रेपो रेट घटने की वजह से ये पैसा मार्केट में आएगा और लिक्विडिटी बढ़ेगी। साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि बैंक्स को इस समय पे लिबरल होना चाहिए, उनको हेल्प करना चाहिए वर्किंग कैपिटल लोन्स और ओवर ड्राफ्ट देने के लिए बोरोवर्स को। वर्किंग कैपिटल लोन्स क्या है? सो कोई कंपनी है और उनके डे टू डे एक्टिविटी चलाने के लिए जो पैसा चाहिए होता है, सो उसके लिए बैंकों को देना चाहिए बोरोवर्स को पैसा। और ओवरड्राफ्ट मीन्स, मान लो किसी कंपनी ने एक सीसी लिमिट ली है, कैश क्रेडिट लिमिट ली है बैंक से, या फिर उसका करंट अकाउंट है, लेकिन उस अकाउंट में, करंट अकाउंट में जितना पैसा है उससे ज्यादा उनको चाहिए, या उनकी जो कैश क्रेडिट लिमिट है, जितने की उन्होंने लिमिट ले रखी है उतना पूरा यूटिलाइज कर लिया है, और उससे ऊपर और उन्हें कुछ पैसा चाहिए, तो वो अभी ये ओवरड्राफ्ट के रूप में बैंक उनको मुहैया करा सकते हैं अभी। अभी सिचुएशन इस तरह की है कि बैंक को थोड़ा लिबरल एटीट्यूड रखना चाहिए लेंडिंग करते समय। साथ ही साथ ये भी कहते हैं, मोरेटोरियम को लेकर के भी क्लैरिफिकेशन दिया है आरबीआई ने, कि 1 मार्च को जो भी केस एनपीए नहीं था, वो सारे केसेस उसके बाद एनपीए कैटेगरी में नहीं जाएंगे, अगर कोई पैसा नहीं भी पे कर पा रहा है तो भी। साथ ही साथ स्टेट फिनेंसेस के लिए भी आरबीआई ने जो डब्ल्यूएम में है, वेज एंड मींस एडवांसेस, वेज एंड मींस एडवांसेस की लिमिट को 60% ओवर द लेवल एज ऑन 31 मार्च। तो 31 मार्च को जो भी लेवल था उसके ऊपर 60% बढ़ा दिया है उन्होंने, इंक्रीज कर दिया है वेज एंड मींस एडवांसेस को। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो इसका फुल फॉर्म वेज एंड मींस एडवांसेस, दूसरा ये वेज एंड मींस एडवांसेस है क्या। सो आरबीआई जो एडवांसेस देती है गवर्नमेंट को, यहाँ पे स्टेट फिनेंसेस की बात की जा रही है, स्टेट गवर्नमेंट को जो गैप है, मान लो एक्सपेंडिचर और रिसीप्ट में, उसका जितना पैसा खर्च हो रहा है और उसके पास जितना आ रहा है, उसके बीच में अगर गैप है, उसके पास उतना आ नहीं रहा है, उसके पास आ रहा है 10 रुपया और उसको खर्च करना है मान लो 100 रुपया, तो 90 रुपये का गैप हो गया। तो वो गैप वो कहाँ से फुलफिल करेगा? उस गैप को ब्रिज करने के लिए
ये एडवांसेस आरबीआई देता है, और ये टेम्पररी बेसिस पर टेम्पररी एडवांसेस है, ताकि गवर्नमेंट को अपनी लायबिलिटीज मीट करने के लिए सपोर्ट किया जा सके। जैसे आप देख रहे होंगे कि अभी लॉकडाउन हो गया, कोई भी जमीन रजिस्ट्री नहीं हो रही, बहुत सारी चीजों से जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू आता था, जो गवर्नमेंट के पास पैसा आता था, वो आ नहीं पा रहा है। लेकिन गवर्नमेंट को सैलरीज तो देनी है और सारे काम तो करने हैं, खर्चे होने हैं, लेकिन इनकम नहीं हो पा रही है। तो वो जो गैप आ गया, उस गैप को ब्रिज करने के लिए ये वेज एंड मीन्स एडवांसेस है, जो कि आरबीआई गवर्नमेंट्स को देती है, और अभी 60% बढ़ा दिया गया है इसे। तो स्टेट फिनेंसेस के लिए भी आरबीआई के मेजर्स में कुछ था। इसके बाद स्पेशल रीफिनांस फैसिलिटी ऑफ 50,000 करोड़ एक्सटेंडेड टू नाबार्ड, सिडबी एंड एनएचबी। सो 50,000 करोड़ का स्पेशल रीफिनांस फैसिलिटी भी दिया गया है नाबार्ड, सिडबी एंड एनएचबी टू हेल्प these institutions to prop up their respective constituents. The central bank has done what it can. So काफी सारे लोगों के लिए, लगभग आरबीआई ने सभी लोगों को कवर कर लिया है, ताकि उनकी मुश्किलें कुछ आसान हो सके। काफी सारे मेजर्स लिया है। आपने देखा टीएलटीआरओ 50,000 करोड़ का बैंकों को दिया है, पहले भी दिया था मार्च में, लेकिन अभी फिर 50,000 करोड़ दिया है। इस बार उन्होंने कंडीशन लगा दिया है कि ये जो 50,000 करोड़ रुपया होगा, वो सिर्फ और सिर्फ वो एनबीएफसीज और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के बॉन्ड एंड पेपर में इन्वेस्ट करेंगे। दूसरा, रिवर्स रेपो रेट घटा दिया, 4 से 3.75% कर दिया, ताकि बैंकों ने जो लगभग 6.9 लाख रुपया आरबीआई के साथ रखा हुआ है, उस पैसे को वो कहीं और लगाएं, क्योंकि अब उस पर इंटरेस्ट कम मिलने लगेगा। साथ ही साथ उन्होंने जो मोरेटोरियम पीरियड की वजह से जो एनपीए हो सकते थे अकाउंट्स, उसमें कहा है कि वो 1 मार्च तक जो अकाउंट्स एनपीए नहीं है, उन्हें एनपीए नहीं करार किया जाएगा। फिर स्टेट फिनांसेस के लिए वेज एंड मीन्स एडवांसेस की लिमिट 60% बढ़ा दी है। नाबार्ड, सिडबी एंड एनएचबी के लिए 50,000 करोड़ का रीफिनांस फैसिलिटी, स्पेशल रीफिनांस फैसिलिटी दी है। सो लगभग जितना आरबीआई के पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं और जितने कुछ वो कर सकती थी, आज की सिचुएशन को देखते हुए उसने किया है। अब इट इज नाउ ओवर टू द गवर्नमेंट फॉर द फिस्कल सपोर्ट पैकेज। अब ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कुछ फिस्कल सपोर्ट पैकेजेस लेके आए, या और कुछ स्कीम्स लेके आए, कुछ पॉलिसी चेंजेस करें, जिससे कि हमारी इकोनॉमी की सिचुएशन में सुधार आ सके। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।